हाँ जी बच्चों, अब आवाज़ ठीक हो गई है जी। अब तो मुझे पक्का लग रहा है आवाज़ ठीक हो गई है इंशाल्लाह। अब आप लोगों को आवाज़ में कोई इशू नहीं आएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, ज़रा अपना अपना वो दें, क्या कहते हैं उसको, सर्वे दें, सर्वे। अब ठीक हो गई है आवाज़। अब हमने बहुत ही बड़े मैनेजर और बहुत ही बड़े टेक्नोलॉजिस्ट को बुला के आवाज़ ठीक करवाई है, जिसकी पूरी दुनिया में पहुंच है। ऑनलाइन ऑनलाइन पहुंच है जी। हमने वैसे आवाज़ ठीक करवाई है। इंशाल्लाह अब जो है ना, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, ज़रा आप बताएं आवाज़ ठीक हो गई है? यस, फाइन नाउ, ओके। थैंक यू टू आवर ग्रेट टेक्नोलॉजिस्ट। सारे लोग लिखें थैंक यू आवर ग्रेट टेक्नोलॉजिस्ट मुनव्वर। ठीक है, हिज नेम इज़ मुनव्वर। ही इज़ वेरी वेल एक्सपर्ट इन इंक्रीजिंग द वॉइस और डिक्रीजिंग द वॉइस। मैंने सोच चलें जी। थैंक यू मुनव्वर। देखो मुनव्वर, आपके मैसेज आ गए हैं। थैंक यू मुनव्वर, फिर ना कहना, देख। थैंक यू मुनव्वर, मुनव्वर भाई थैंक्स, थैंक यू। ठीक है, खुश है ना अब आप? हाँ शाबाश, थैंक यू। लें जी, वेरी गुड, थैंक यू ग्रेट टेक्नोलॉजिस्ट मुनव्वर। खुश हो जाएं आप। चलें जी। असल में ना ये जो मशीनरी होती है ना, ये लाइव बहुत मुश्किल होता है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत आसान है, लाइव जाना इतना मुश्किल काम है। एक एक चीज़ इतनी बारीकी से हैंडल करनी पड़ती है। मैं हैरान हूँ कि ये स्टाफ कैसे मैनेज करता है। इट्स मार्वेलस, इट्स एक्सेप्शनल। मैं खुद हैरान हूँ कि जो हम यहाँ कर रहे हैं वो लाइव आप हमें देख रहे हैं। जैसे लाइव मैच नहीं आप लोग देख रहे होते, कितना जो है ना वो मुश्किल काम होता है। सैटेलाइट्स के ज़रिए हो रहा होता है और ये कैमरे के ज़रिए आप तक जो है ना लाइव हम पहुँच रहे हैं। सो बहुत ही मुश्किल काम होता है। खैर, मैंने पूछा था आप लोगों की तबीयत कैसी है, उस टाइम ये वॉइस का इशू आ गया। अब बताएं जी, मंथली टेस्ट स्टार्ट होने के बाद मिजाज कैसी है और तबीयत कैसी है आप लोगों की? हाँ जी बच्चों, बताओ ज़रा जल्दी से। उसके बाद हम फ़ौरन से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और टॉपिक जो है आज हम ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है आज हमारा टेस्ट शरीफ भी है आज ही। सो टेस्ट के लिए रेडी हैं आप लोग? हु इज़ रेडी फॉर टुडेज मंथली टेस्ट? जल्दी से बताएं, कौन कौन रेडी है बच्चों? आज के मंथली टेस्ट के लिए कौन कौन रेडी है? चलें जी। मंथली टेस्ट के हवाले से मैं 5 चीज़ें आपको बता दूं। वो 5 चीज़ें ऐसी होंगी जिनके बगैर गुजारा बिल्कुल भी नहीं होगा। ले स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो मंथली टेस्ट के कुछ रूल्स होंगे जो आपने फॉलो करने हैं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों का टेस्ट चेक नहीं करूंगा। फाइन, चलें। रूल नंबर एक, जब आप लोग अपने टेस्ट को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोगों ने क्लियर राइटिंग के अंदर अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना है। क्लियर का मतलब है खुला खुला, तंग गंद नहीं मारा हुआ होना चाहिए। अगर किसी की राइटिंग गंदी है ना, फॉर एग्जांपल किसी की राइटिंग ऐसी है, ठीक है, यानी ऐसे लगता है कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, तो उसको चाहिए कि वो अल्फ़ाबेट्स के दरमियान स्पेस बढ़ा दे। ये वाली जो स्पेस है ना, ये थोड़ी ज़्यादा कर दे, उसकी राइटिंग ठीक हो जाएगी। सो खुला खुला आप लोगों ने टेस्ट करना है। ओके, उसके बाद रूल नंबर 2, क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। लिख लें, टेस्ट से पहले आप लोगों ने ये रिवाइज करना है। क्लैरिटी के अलावा गैप्स होने चाहिए। गैप्स कब होने चाहिए? जब आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, अगला क्वेश्चन शुरू करने के वक्त एक लाइन छोड़नी है, ठीक है।
ओनली 1 लाइन गैप्स बिटवीन क्वेश्चंस, हर लाइन के बाद नहीं लाइन छोड़नी, ठीक है। एक सवाल पूरा करने के बाद जब अगला सवाल शुरू करे तो एक लाइन छोड़नी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा यहाँ से अगला सवाल शुरू हो रहा है, ताकि कोई सवाल अनचेक्ड ना रह जाए, अनचेक्ड ना रह जाए। सो लाइन कहाँ छोड़नी है बच्चों, मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी से बताएं, कहाँ पे गैप छोड़ना है? गैप कहाँ पे छोड़ना है? हर लाइन के बाद नहीं छोड़ना, क्वेश्चन के एंड होने के बाद एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। कहाँ पे छोड़नी है जी लाइन एक, गैप कहाँ रखना है बताएं जल्दी से, शाबाश। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आपने, क्वेश्चंस की जो नंबरिंग है उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी, ओरिजिनल नंबरिंग करनी है, ओरिजिनल नंबरिंग, ओरिजिनल नंबरिंग करनी है। ओरिजिनल नंबरिंग का मतलब है, ओरिजिनल नंबरिंग का मतलब अगर आपको पहले 5वां क्वेश्चन आता है, पहले 5वां क्वेश्चन आता है तो आप पहले 5वां करेंगे, 5वें का नंबर देंगे, ताकि जब मैं ऑनलाइन चेकिंग करूंगा मैं 5वें का नंबर 5वें वाली बॉक्स में ही डालूंगा। सो आप लोगों को कंफ्यूजन ना होगा कि सर किसके नंबर किस में डाल दिए। सो आपने अपनी नंबरिंग ओरिजिनल करनी है। अगर आपको पहले तीसरा आता है, पहले दो नहीं आते, तो आप तीसरा लिख के उसका जवाब लिखेंगे। सो जो नंबर क्वेश्चन पेपर पे होगा वही नंबर आपने अपनी आंसर शीट पे देना है। आपने ऐसे नहीं करना कि अगर आपको पहले तीसरा आता है तो उसके ऊपर आप 1 से शुरू करें, नहीं, नंबर करेक्ट डालना है। चाहे आपको 8वां पहले आता है, चाहे 10वां पहले आता है, आपने उसके ऊपर वही वाला नंबर डालना है जो उसका एक्चुअल नंबर है। पॉइंट क्लियर? नंबरिंग कौन सी होगी बच्चों? एक्चुअल, क्वेश्चन पेपर वाली। कमेंट करें, क्वेश्चन पेपर वाली नंबरिंग करनी है। अगर ये नंबरिंग आप गड़बड़ करेंगे तो आपको बाद में रिजल्ट सही नहीं मिलेगा, आपको नहीं पता चलेगा किस क्वेश्चन में नंबर कटे हैं और किस में नंबर पूरे हैं। सो आपको खुद नुकसान होगा, ठीक है। इससे आपका सीक्वेंस खराब नहीं होगा। जब आप लोगों ने पिक्चर्स बना के अपलोड करनी है, जब आपने पिक्चर्स बना के अपने आंसर शीट की अपलोड करनी है, तो पेज का नंबर लाजमी लिखना है हर पेज के ऊपर, लाजमी, ठीक है। क्वेश्चन पेपर वाली नंबरिंग करनी है, बिल्कुल, शाबाश। पेज नंबर क्यों लिखना है आपने? ताकि जब मैं आपके पेपर को चेक कर रहा हूँ, सम टाइम पेज आगे पीछे हो जाते हैं, तो चेक करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर प्रॉब्लम आई तो आप जिम्मेदार होंगे। सो उस प्रॉब्लम का हल क्या है कि आप लोग हर पेज के ऊपर क्या लिखेंगे? पेज नंबर। बेटे ये नोट कर लें, हर बार जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर करेंगे तो आप लोगों ने इन रूल्स को अप्लाई करना है, और कोशिश करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करें, फिर 2 करें, फिर 3 करें, ताकि रोला ही मुक जाए। और पेज नंबर लाजमी मेंशन करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद और क्या होगा? लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपकी अच्छी तरह प्रॉपर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होने चाहिए। अगर किसी ने थर्स्टी क्रो की तरह क्वेश्चन लिखे बगैर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के, मैंने वो क्रॉस कर देने हैं, वो क्रॉस कर देने हैं, ठीक है। और आखिरी रूल, किसी ने भी मुझे टेस्ट मैसेंजर पर सेंड नहीं करना। सब ने विद इन द टाइम अपना टेस्ट अपलोड करना है, ठीक है। वरना आप लोगों ने मैसेंजर पे टेस्ट नहीं सेंड करना, वहाँ पे चेकिंग पोर्टल नहीं। तो हर बच्चे ने अपलोड करना है विद इन टाइम, टाइम के अंदर अंदर आपने अपना टेस्ट अपलोड कर देना है, ताकि आप मैसेंजर पे मुझे ना भेजें। असाइनमेंट जो टेस्ट है आपका पोर्टल पे ही अपलोड होगा, अपलोडिंग वाला ही चेक होगा, मैसेंजर पर आपने टेस्ट मुझे नहीं भेजना। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? चलें जी,
अब हम आज का थोड़ा सा टॉपिक भी पढ़ लेते हैं। छोटा सा एक हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। सो बच्चों, वो जो डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं ना रेगुलेशन के, किस तरह से हीट एक्सचेंज रेगुलेट की जाती है। आपको कल बताया कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो हीट इन्वायरमेंट से लेते हैं, कुछ नहीं लेते, कुछ अपनी बनाते हैं, कुछ लॉस करते हैं, कुछ लॉस नहीं करते। ठीक है सर, मेरे हाथ पे चोट लगी है, कोई बात नहीं बेटे, आप कोशिश करना कि हो जाए। सर मैसेंजर पर चेक होते हैं? नहीं बेटे, चेक नहीं होते मैसेंजर पर। ठीक है, जो टेस्ट ना दे उसको अल्लाह पूछेगा। ले बेटे, रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज, हर ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी अडेप्टेशन है। सो हम लोग देखते हैं 3 तरह की मेजर अडेप्टेशन है। पहली है जी स्ट्रक्चरल, हम लोग इनका वो बना लेंगे टेबल ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, स्ट्रक्चरल के बाद दूसरी जो अडेप्टेशन होगी आपकी, दैट विल बी फिजियोलॉजिकल। फिजियो यानी फंक्शन से रिलेटेड अडेप्टेशंस हैं जिनके ज़रिए हीट को रेगुलेट किया जाएगा। सो आज मैं जो भी कहूँगा उसका मकसद हीट एक्सचेंज की हीट एक्सचेंज को बैलेंस करना होगा। सर किस तरीके से हम टेस्ट अपलोड कर सकते हैं? बेटे जब आपका टेस्ट होगा, आपने कल टेस्ट नहीं दिया क्या? आप लोगों ने कल का टेस्ट नहीं दिया? जिस तरह कल अपलोड किया आज अपलोड करना है। जैसे फेसबुक पे तस्वीरें अपलोड करते हैं वैसे ही इसकी तस्वीरें भी अपलोड होती हैं। जो आप टेस्ट करेंगे उसकी तस्वीरें अपलोड कर देंगे। और तीसरी अडेप्टेशन है बिहेवियर वाली अडेप्टेशन, बिहेवियरल अडेप्टेशंस। ले स्टूडेंट्स, जैसे बच्चों फेसबुक पे व्हाट्सएप पे अपलोड करते हैं वैसे ही सबमिट बटन हो जाएगा, कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों के पास, कुछ जानवरों के पास ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके ज़रिए वो हीट एक्सचेंज करते हैं। मसलन सबडर्मल फैटी लेयर होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म के पास सबडर्मल फैटी लेयर होती है। आपको पता है ना, चर्बी होती है। सबडर्मल मीन स्किन के अंदर, स्किन के अंदर। डर्मिस का वर्ड स्किन के लिए होता है, चर्बी होती है स्किन के नीचे। वो इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। सो अल्लाह ने ऐसा स्ट्रक्चर रखा हुआ है जानवरों की स्किन के नीचे, फैटी मीन चर्बी वाली लेयर है जो हीट को लॉस होने नहीं देती और हीट को एंटर होने भी नहीं देती, वो इंसुलेशन का काम करती है। ठीक हो गया? लें जी, तो फैटी लेयर एक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम स्ट्रक्चर वाली अडेप्टेशन कहेंगे। इसके ज़रिए हीट को रेगुलेट किया जाता है, हीट को क्रॉस होने नहीं दिया जाता ताकि हीट का बैलेंस में रहे। उसके अलावा कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें पीलेज होती है। पीलेज कहते हैं फर को, लिख लें पीलेज का मतलब फर, रोंगटे। ठीक है, कुछ जानवरों के ना बाल होते हैं रोंगटे, वो सर्दियों में खड़े हो जाते हैं और उनके अंदर गर्म हवा आ जाती है। वो जो पीलेज है वो भी हीट को रेगुलेट कर रहे होते हैं। सबको पता है ना रोंगटे का मतलब क्या होता है बच्चों? सबको पता है। तो रोंगटे, अल्लाह ने रोंगटे रखे हुए हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये वैसे जब भी होता है तो हम कहते हैं तेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, इतना डरा उसके रोंगटे खड़े हो गए, ऐसी बात की उसके रोंगटे। वो तो मुहावरतन कहते हैं, एक्चुअल में रोंगटे जो फर, जो बाल होते हैं, वो जिन जानवरों की स्किन पर होते हैं वो वहाँ पे हीट को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, जो आपने रेगुलेट कर, जो आपने गूसी बम्स भी पढ़ा था 10th में, गूसी बम्स याद आ गया? उसके अलावा अल्लाह ताला ने स्किन के अंदर, जानवरों की स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड के स्ट्रक्चर रखे हुए हैं। ये भी हीट को रेगुलेट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स पसीना बनाते हैं। और कुछ के लंग्स होते हैं जो थर्मो रेगुलेशन कर रहे होते हैं। और ये जो लंग्स होते हैं ना, ये पेंटिंग करते हैं,
पेंटिंग क्या होती है? डॉग्स के अंदर होती है, डॉग्स के अंदर। किसी ने डॉग्स को मुंह खोल के जोर जोर से सांस लेते हुए देखा है बच्चों? किसी ने डॉग्स को मुंह खोलकर जोर जोर से सांस लेते हुए देखा है? बताएं जरा जल्दी से। तो वो जो जोर जोर से सांस ले रहा होता है ना, उसके फेफड़े, लंग्स तेजी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होकर वो हीट को बाहर फेंक रहे होते हैं। हीट जो है ना वो उसके जरिए रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए बाहर फेंक रहे होते हैं। इस अमल को पेंटिंग कहते हैं। इससे वो हीट से छुटकारा पा लेते हैं। ठीक है, इससे वो हीट से छुटकारा पा लेते हैं। ये काम पेंटिंग का जो कि लंग्स के जरिए होता है, थर्मो रेगुलेशन के लिए होता है, इसको पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल देखते हैं। फिजियोलॉजी कहते हैं फंक्शंस को, कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनके जरिए हीट रेगुलेट होती है। मिसाल के तौर पर दो ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको मैं बाद में भी बताऊंगा। उनमें एक है वैसोडाइलेशन, वेजल्स का डायलेट हो जाना। स्किन की ब्लड वेजल्स का डायलेट हो जाना, यह गर्मियों के अंदर होता है। और वैसो कंस्ट्रिक्शन, स्किन की ब्लड वेजल्स का सिकुड़ जाना। ऐसा क्यों होता है बच्चों? जब स्किन की ब्लड वेजल, फॉर एग्जांपल सर डॉग की जुबान पर पसीना, जी वो जो पसीना आप जो समझ रहे हैं ना, वो थर्मो रेगुलेशन के लिए ही होता है। वो वाटर वेपर्स को फेंक रहा होता है। ये मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ये टॉपिक फिर से भी आएगा। खैर ये समझें, स्किन के अंदर आपको ब्लड वेजल्स मिलेंगी, स्पेशली कैपिलरीज। जब चोट लगती है खून कहाँ से आता है? कैपिलरीज में से। वो कैपिलरीज ना खुल जाती हैं ताकि ज्यादा ब्लड स्किन में आए और यहाँ से हीट लॉस मैक्सिमम हो। जब पसीना आता है तो वो कैपिलरीज के अंदर मौजूद खून में से हीट को लेके उड़ जाता है। सो गर्मियों के अंदर हमारी वेजल्स ब्लड वेजल्स स्किन की डायलेट मीन खुल जाती हैं ताकि यहाँ से हीट मैक्सिमम डिसिपेट हो जाए, ज़ाया हो जाए। सर्दियों के अंदर ये वाली स्किन की ब्लड वेजल्स सिकुड़ जाती हैं, सारा खून अंदर वाले ऑर्गन्स में चला जाता है ताकि हीट अंदर वाले ऑर्गन्स को मिले और वो महफूज रहें, सर्दी ना लगे। सो तमाम लोग कमेंट्स करें, गर्मियों में वैसोडाइलेशन हो जाती है स्किन की। तमाम लोग कमेंट करें, ये याद करवा दूंगा आज ही आपको। बोलो, गर्मियों में स्किन वेजल्स की वैसोडाइलेशन हो जाती है जल्दी से। सर्दियों में ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि क्या होती है। ठीक है, लें जी। उसके बाद आप लोगों को एक और वर्ड यहाँ पे लिखा समझाता हूं, प्लूमेज फ्लफिंग। प्लूमेज फ्लफिंग बच्चों, प्लूमेज का मतलब होता है पर, परिंदों के पर, और फ्लफिंग का मतलब होता है रबिंग। इससे भी हीट पैदा होती है। ठीक है, वैसोडाइलेशन बेटे, डायरेशन नहीं, रबिंग ऑफ फीदर। किस तरह चेक करें, अगर मैं ऐसे अपने हाथों को रब करता हूं, हीट पैदा होती है ना। कुछ परिंदे पता क्या करते हैं, वो अपनी चूंच के जरिए या अपने पंजों के जरिए अपने परों को ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। कोई ऐसे ऐसे कर रहा होता है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा होता है। सो उनके जो मसल्स होते हैं ना, उनके फीदर्स के अंदर, वो एक्टिवेट होते हैं और उनसे हीट पैदा होती है। इस फड़फड़ाहट को प्लूमेज फ्लफिंग कहते हैं। प्लूमेज मीन फीदर्स, फीदर के अंदर मसल्स हैं, उनको रब करेंगे, ऐसे रब करेंगे और हीट पैदा होगी। ये काम परिंदों को आप लोगों ने करते हुए देखा होगा। ठीक है, ये भी हीट पैदा करने के लिए, हीट की रेगुलेशन के लिए चीज़ इस्तेमाल होती है। और जब स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं तो उनसे एवापोरेशन होती है और एवापोरेशन से कूलिंग होती है। सो एवापोरेटिव कूलिंग भी फंक्शन है हीट एक्सचेंज के लिए, जो मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक हो गया। फ्लफिंग का मतलब समझ आ गया बच्चों, ऐसे रब करना। तो परिंदे अपने फीदर्स को इस तरह रब करते हैं और हीट पैदा होती है। सो ये काम भी हीट की रेगुलेशन के लिए है। उसके अलावा बिहेवियर के अंदर क्या है, बिहेवियर के अंदर इन्वायरमेंट जो है ना, इन्वायरमेंट के अंदर जानवर अपने आप को छुपा लेता है या बाहर आ जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ जो है ना
अपने आप को छुपा लेते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल मूव करता है जहाँ पे उसकी हीट एक्सचेंज मिनिमल हो, जानवर की मूवमेंट होती है, कभी कभी वो मूवमेंट बरों के अंदर चली जाती है, मीन वो अपनी बरोस के अंदर छुप जाते हैं, कभी कभी वो बाहर आ जाते हैं। और डिपेंड करता है कि उनको हीट चाहिए या हीट नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर जो गुलहरियाँ होती हैं, स्क्विरल्स, वो क्या करती हैं, वो धूप के अंदर बाहर नहीं निकलती, वो अपनी बरोस में चली जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन है? स्क्विरल। स्क्विरल मीन गुलहरियाँ। वो कभी भी हीट में बाहर नहीं आती, वो शाम को और ठंड में बाहर निकलती हैं। वो गर्मी में अंदर बरों के अंदर छुप जाती हैं, वो हीट से बचना चाहती हैं। उसके अलावा लिजर्ड्स, वो बास्क करती हैं। बास्क, बास्क कहते हैं धूप के नीचे बैठना। वो धूप के नीचे इसलिए बैठती हैं बिकॉज दे नीड हीट, दे नीड हीट। तो ये उनका बिहेवियर है। कुछ जो है ना वो छुप जाते हैं हीट से बचने के लिए, और कुछ को हीट चाहिए तो वो बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब हर जानवर ने अपने मुताबिक चलना होता है, हर जानवर ने। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पोस्चर्स को एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट पोस्चर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक जानवर बनाता हूं, एक सांप है, ये सांप है बच्चों। सपोज करें ये एक सांप है, ये सूरज है, ठीक है। इसके ऊपर क्या पड़ रही है? धूप पड़ रही है। एक ये सांप है, ठीक है, एक ये सांप है, इसके ऊपर भी क्या पड़ रही है? हीट। ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसको थोड़ा और लंबा कर लें, यहां से नहीं, इसको यहां से लंबा कर लें, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, किसको हीट ज्यादा मिलेगी, ए को या बी को? जल्दी से बताओ। ये दो सांप बनाए हैं आपके सामने, दोनों के पोस्चर में फर्क है, दोनों की बॉडी की पोजीशन में फर्क है, दोनों के सरफेस एरिया में फर्क है। एक ने ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज किया हुआ है, एक ने सरफेस एरिया अंदर छुपा लिया है। तो बताओ किसको हीट ज्यादा मिलेगी, किसको हीट ज्यादा मिलेगी? हाँ जी बताओ जल्दी से, किसको हीट ज्यादा मिलेगी? कॉमन सेंस की बात है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज्ड है वो ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब करेगा। देखो ये यहां से भी हीट को अब्सॉर्ब करेगा, यहां से भी करेगा, यहां से भी करेगा, यहां से भी करेगा, यहां से भी हीट अब्सॉर्ब करेगा, यहां से भी करेगा, हर जगह से हीट अब्सॉर्ब करेगा। इसको हीट अब्सॉर्ब करने की जगह ये है, इधर है, इधर है, इधर है, थोड़ी सी जगह है। इन जगहों से जो अंदर इसने छुपा ली है ना, वहां से ये हीट अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, इसका सरफेस एरिया कम एक्सपोज हुआ है। सो कुछ एनिमल्स अपने पोस्चर्स को एडजस्ट करते हैं, सरफेस एरिया उतना रखते हैं जितनी उनको हीट बर्दाश्त होती है, ताकि वो अपने हीट एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया कंट्रोल कर सकें। देखें कंट्रोल कर लिया इसने अपना सरफेस एरिया, इसकी हीट एक्सचेंज कम होगी, ठीक है। सो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी उसने हीट एक्सचेंज ज्यादा करनी है। सो हर जानवर अपना पोस्चर चेंज कर सकता है, अपना सरफेस एरिया खुद कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो ये भी इसका बिहेवियर है, ये इसका स्ट्रक्चर नहीं है, फंक्शन नहीं है, ये इसका बिहेवियर है। इसने अपने बिहेवियर से अपनी हीट को रेगुलेट किया। सो कुछ जानवर स्ट्रक्चर के साथ करते हैं, कुछ फंक्शंस के साथ करते हैं, और कुछ बिहेवियर। उन्हीं स्ट्रक्चर के फंक्शंस को फिजियोलॉजिकल में पढ़ते हैं। मसलन स्वेट ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है? पसीना, और पसीने से क्या होती है? एवापोरेटिव कूलिंग। बेटे ये मैंने सिर्फ एग्जांपल बताई है, इसमें एवापोरेशन ना अप्लाई करें, हीट की बात हो रही है, ठीक है। सिर्फ पोस्चर समझाया, ये एक्चुअल एग्जाम्पल नहीं है। सो जो एनिमल्स ये काम करते हैं वो इस तरह से करते हैं, लेकिन जो कम सर्विस एरिया लाते हैं वो अब्जॉर्ब ज़्यादा करेंगे और लॉस भी कम करेंगे, अब्जॉर्ब भी कम करेंगे और लॉस भी कम करेंगे, ठीक है। चलें स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, और जो मैंने आप लोगों को रूल्स लिखवाए हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप लोगों ने आज का टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। मिलते हैं जी टेस्ट के बाद कल, और ये आज का सिलेबस टेस्ट में शामिल नहीं होगा, अभी वाले एमसीक्यूज में ये वाले शामिल होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एमसीक्यू स्टार्ट कर दिए आपके मैंने।